बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जुर्रतमंदाना फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन तश्कील देने का ऐलान कर दिया गया। मीडिया पर अपनी मासूमियत का रोना रोने वाले हुसैन नवाज अदालत में अपना जवाब देने से घबराने लगे। मरियम सफ्दर, हसन नवाज, हुसैन नवाज इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। जवाब दाखिल कराने में थोड़ा वक्त लगेगा। अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट की जानिब से इस्तदा की गई। क्या आइंदा साल जवाब जमा कराया जाएगा? जस्टिस शेख अजमत सईद इस तमाम तर सूरत हाल पर बरहम नजर आए। अदालत को लिख कर दें कि वजीर आजम का कोई भी बच्चा उनके जेरे कफालत नहीं है। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। पनामा लीक्स के मुद्दई की अगर बात करें तो आज हमें सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भिड़ते हुए नजर आए। तहरीक इंसाफ के नईमुल हक और पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर में गालिम गलूच का तबादला हुआ। ज़ियाउल हक का दायां और बायां बाजू मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी और ख्वाजा सफ्तर की औलादों की भी एक दूसरे पर लफ्जी काट देखने में आई। शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा आसिफ के एक दूसरे पर तंज, जबकि दानियाल अजीज को भी हमने देखा कि वो अपनी जगह के लिए दूसरों को धक्के देते हुए नजर आए। कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से भी कि दिल्ली से लाहौर तक जहरीली फिजाई आलूदगी की चादर तन चुकी है। लाहौर की खुदाई लाहौरियों के ही गले पड़ चुकी है। बागात का शहर लाहौर, जहां पर पंजाब स्पीड के खाली शहबाज शरीफ की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक नजर आई। हजारों दरख्त उनकी जड़ों से उखाड़ दिए गए। ऑरेंज ट्रेन के ख्वाब अपनी आंखों में सजाई अवाम जहरीली गैस से निगलने पर मजबूर नजर आई। और प्रोग्राम के आखिर पे हम आपको बताएंगे कि पाक भारत बॉर्डर्स पर जैसे ही बंदूकें खामोश हुई, दोनों मुमालिक के सिफारतकारों की जानिब से बॉम्ब शेल गिरने लगे। दोनों मुमालिक पुराने हरबे फिर से आजमाने लगे। एक दूसरे के सिफारतकारों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर मुल्क बदर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। एक दूसरे के सिफारतकारों को निकालने से किसको क्या मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, तो इस जो समाअत हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? समाअत क्या दंगल था, जिस तरह आप बता रही थी कि पॉलिटिशियन भी लड़ रहे हैं। हमारे अच्छे ज़मानों में एक तो था कि वकील आ जाते थे दोनों तरफ के, और वो एक बड़ी अपनी कार्रवाई के ऊपर बयान थे, ना जज को इतराज़ होता था ना किसी और को। अभी वो जो सही जज साहबान एतराज़ इसलिए कर रहे हैं कि वो जो बाहर जो सारे सियासी पहलवान आ जाते हैं और वो जब तशरीह करते हैं तो वो लगते हैं कि इन्होंने मुकदमा जीत लिया। नून लीग वाले समझते हैं कि उन्होंने जीत लिया और वो पीटीआई वाले समझते हैं उनको जीतना है। मगर एक दो बड़ी अहम बातें हैं जिस पे बहस हो रही है तशरीह के हवाले से। एक ये कहा जा रहा है कि जनाब जो इल्ज़ाम को साबित करने की जिम्मेदारी वो जो है वो जी पीटीआई पे है जो है। तो उसमें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हाँ, पीटीआई को ये ज़रूर करना चाहिए कि तैयारी करके करें, क्योंकि पिटीशन उनकी है। पिछली दफ़ा जिस तरह वो इल्ज़ाम धांधली का जब लगाए थे, पंक्चर वंक्चर की कहानियाँ उनसे नहीं प्रूव कर सके थे। इस दफ़ा भी जब हामिद खान साहब बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने आइनी तारीख के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, मगर उनकी ब्रीफ थोड़ी सी कमज़ोर होती है। उस दिन वो ऑफ गार्ड पकड़े गए। जज साहब ने कहा जी बताएं, तो वो लग रहा था उनके पास सबूत नहीं है। और कुछ नहीं तो वो जो सीडी एक ले जाएं जिसमें शायद आप दिखाने वाली हैं कि जो बयानात के तजादात आते रहे हैं सारे ख़ानदान के बच्चों के और फैमिली के मुख्तलिफ क्या कहता है वही दिखा देते हैं, तो वो काफ़ी एक एविडेंस के तौर पर है। मगर बात यह है कि ये सारा वज़न जो है ना पीटीआई पे नहीं डाला जा सकता, और इस बात का अदालत ने भी मान लिया है। अदालत ने अब ये मान लिया है कि जनाब ये केस हम मफाद आमा और बुनियादी हकूक़ के पैराई में कर रहे हैं कि ये हर एक का इशू है, ये पीटीआई का इशू नहीं है, ये मेरा इशू है और आपका इशू भी है कि हम सारे जानना चाहते हैं। ये रियासत का इशू है कि रियासत ने भी प्रूव करना है कि प्राइम मिनिस्टर की, चलें प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, वो कहते नून लीग वाले बुरा बनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के ऊपर भी इल्ज़ाम लगना ये मुल्क और रियासत के उसमें ये सारा पीटीआई ना कर सकती है, ना पीटीआई पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए इदारे चाहिए, तफ्तीश चाहिए, जो अकेली पीटीआई नहीं कर सकती। मैं एक बात, दूसरा ये कि बच्चों के एसेट्स नहीं जमा कराए गए, और एक पहले भी ये एक बात होती रही है कि वो ये इसमें लीगल डिफेंस नून लीग वाले अक्सर ले लेते रहे हैं कि जी वो तो बच्चे तो बाहर रहते हैं और वो उनका टैक्स के फलाने कानून के तहत ना वो पाबंद नहीं है कि वो बताएं कि उनके पास क्या जायदादें हैं। नहीं जनाब, मैं समझता हूँ ये हमारा हक है कि हमें पता होना चाहिए कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तो उनकी डिक्लेरेशन है वो अलहदा बहस रहती है, इनके बच्चों के पास भी क्या जायदादें हैं,
ये हर आदमी का हक है, हमें पता होना चाहिए। इस पे सिर्फ लीगल वो ना लें कि कानूनी तौर पे नहीं, ये इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के पास क्या जायदादें हैं, और ताकि मैं ये मुझे श्योर होना चाहिए कि ये ताकत का इस्तेमाल करके ये जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हैं या बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं वो कोई इस्तेमाल तो नहीं हुआ। तो उसमें सिर्फ कानूनी वो ना लें। खैर वो उम्मीद की जाती है कि जब ये पेश किए जाएंगे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि इस केस के हवाले से जायदादें बताई जाएं कि जनाब वो इल्ज़ाम जो कि लंदन के वो नहीं है, सारा कुछ पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये उस तरह ही है जिस तरह ट्रंप के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब वो अपने टैक्स के हिसाब से नहीं बता रहे। अमेरिका में बहुत बड़ा इशू है कि नहीं जनाब, आपने हमारा सदर बनना है तो आप ये कानूनी वो इसकी आड़ ना लें कि आपने नहीं बताना। वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारा ये सदर अगर ये बनता है तो कैसा होगा। सो ये हमारा हक है, क्योंकि एक उसकी वजह ये भी हम कहते रहते हैं कि वो कहते हैं जी बड़े स्मार्ट हैं ये लोग, कि जी जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं, हसन नवाज का वो बयान था, बिल्कुल एक वो थी, हमने अपना इल्म इस्तेमाल करते हुए उसको चला लिया। जहाँ ये जाते हैं मट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाता है। और हम ये कहते रहते हैं कि भाई साहब ये अपनी ज़ाती जायदाद में तो मट्टी में सोना बना देते हैं, तो ये मुल्क के लिए जब आते हैं तो हमारी मट्टी को क्यों नहीं सोना बनाते? 23 साल आप हुकूमत करते रहते हैं, तो ये डार साहब हमारे लिए भी वो करम कर देना जो कि बच्चे जाके करते हैं, उनके बच्चे और नवाज शरीफ साहब के बच्चे जहां जाते हैं कमाल कर देते हैं। मुल्क में ये जो हम एक्सपोर्ट्स के फिगर होते रहते हैं, इकोनॉमी के फिगर होते रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं होता? सो ये काफी सारे इखलाकी क्वेश्चन है। मेरा ख्याल क्लास साहब के पास इस मामले में बड़ा वो है। जाऊंगी क्लास साहब, आपने और आमिर साहब ने पहले ही दिन ये बात कर दी थी कि जो लोग इस जुडिशल कमीशन के कयाम को खातिर में नहीं ला रहे, जो इसे बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझ रहे, उनको मायूसी होगी। आज की समाअत के बाद आपको लगता है वो लोग मायूस हो जाएंगे? आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद खत लिख दिया था जी कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल लगता था जी कि वो बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी स्क्रूटनी फेस करने के लिए तैयार हैं, उनके बच्चे भी तैयार हैं। बच्चों ने भी कहा था जनाब कि हम जाएंगे और हम तो ऐसा दिफा करेंगे कि जो उनके मुखालफीन है अपना छोटा सा मुंह लेकर घर वापस जाएंगे। 7 महीने गुजर गए इस पूरे मामले को, उन्हें पता था ये मामला कोर्ट में जा सकता है। अब भी वो कह रहे हैं, उनके अटॉर्नी हैं जो उनके वकील जो हैं कि जनाब हमें ये मज़ीद टाइम चाहिए जनाब कि हमने मशवरे करने हैं। मैं एक बात से मुझे एक हैरानी हो रही है, और मुझे अपने जो एंकर्स हम जो हैं कि ये लोग जो हैं ये टीवी एंकर से तो नहीं डरते। ये मतलब टीवी चैनल्स पे जितने इंटरव्यूज़ मरियम साहिबा ने, हसन ने, हुसैन ने, उन्होंने धड़ाधड़ दिए हैं, और जिस बेखौफी से दिए हैं, यही बेखौफ ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक जो हैं, जो हर टीवी चैनल पे चले जाते थे और हर एंकर को बादशो बड़े दबंग स्टाइल से फेस करते थे, वही अब अदालत को फेस करने को तैयार नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि मैच कोई मिलजुल के खेले गए हैं कि आए जी कि आपको सवालात का एक सेट दे दिया गया है कि ये पकड़ें, ये 6 सवाल से आपने 7वां नहीं पूछना, और मैंने 6 ही पूछे हैं उससे। इसलिए टीवी चैनल पे तो आपने बड़ा दिफा किया है जी, बड़ा आपने डट के किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से आप भाग रहे हैं, आप कहते हैं जी हम मुल्क से बह रहे हैं, जवाब देंगे, बला बला। आपको याद होगा मैं पहले भी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, मैं कि ये कमीशन बनने दें, इसको एक दफ़ा बनने दें। ये वहाँ पे उस पर टीवी पे तकरीरें करना, ये वहाँ पे आपका कौमी असम्बली में तकरीरें करना, आपका मेरे जैसे एंकर्स को साथ मिला के फिक्स्ड मैच खेलना, अखबार में खबरें छप जाना, अपने हक में कॉलम लिखवा लेना, इनमें और एक अदालती कमीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जहन में रखिएगा। आप मुझे ब्लफ कर सकते हैं, आप अपने ऑडियंस को ब्लफ कर सकते हैं, आप वहाँ पार्लियामेंट को ब्लफ कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप जाके दुनिया जहाँ के हर बंदे को ब्लफ कर सकते हैं। अदालत में हर चीज़ आपको लिख के देनी पड़ती है। ये क्यों भाग रहे हैं वहाँ से कि लिख के देना पड़ रहा है? जैसे उन्होंने कहा है ना कि आज वहाँ पे जस्टिस खोसा साहब ने कि हुजूर लिख के दें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी साहबजादी उनकी डिपेंडेंट नहीं है, लिख के दें। या कोई भी बच्चा मुकर गए वहाँ पे, पहले यही आता रहा है कि वो उनकी कफालत में थी। बिल्कुल। तो आज अदालत ने तौर पे लिख के नहीं दिया। तो हम देखेंगे और किन किन चीजों से मुकरेंगे। तो सर मैं ये उस दिन भी मैंने अगेन विश अच्छा नहीं लगता कि बार बार बंदा अपना क्लिप दिखाए। मैं उस दिन आपको ये बात की थी, ये 1 नवंबर को, जिस दिन सारा मुल्क नाराज़ हुआ होता कि इमरान खान क्यों कमीशन पे मान गए, इन्होंने तबाही क्यों नहीं कर दी, इन्होंने लोगों के बच्चे क्यों नहीं मरवा दिए, इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ क्यों नहीं की, पूरा मुल्क नाराज़ था और हम ज़्यादा एंकर्स हम ज़्यादा नाराज़ थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कमीशन बनने दें। ये कमीशन जो है उससे बड़ा बम शेल है कि आप उसको कुछ भी कहते हैं। ISI का कमीशन बना था, नवाज शरीफ साहब पे आया ना कि पैसे लिए इन्होंने, एक कमीशन बना, चीज़ें सामने रिकॉर्ड पे चीज़ें आई, वो रिकॉर्ड पे आने दें। मैं आपको छोटी सी एक और भी प्रेडिक्शन करता जाऊँ, ये जो जितने नाम आपके सामने आ रहे हैं ना इस वक्त,
ये सामने जो स्क्रीन पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, मीन्स की अदालत की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि उसमें मरियम साहबा भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, फलां भी हैं। आप कमीशन बनने दें, कमीशन को कुछ दिन चलने दें, लोग इनको भूल जाएंगे, इनको इन तीनों चारों को। दरमियान में से कोई और साहब या साहबा निकल आएंगे जिन्होंने लंदन में जाके ये सारी डील्स की थी, जिन्होंने लंदन में जाके वहाँ पे ऑफशोर कंपनीज के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए थे। किन लोगों के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र हुए, किसने किए। एक एक फ्लैट की कीमत 9 लाख पाउंड थी उस वक्त, 93-94 की बता रहा हूँ। 4 खरीदे गए थे, 36 लाख पाउंड जो है कहाँ से आए, किधर से आए। आप जरा कमीशन को थोड़ा सा इशारे दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड करें अपना। मेरा ख्याल है इतना काफी अभी तक। अब वो क्या कहते बच्चे, कोई आपके पास वो क्या कहते बच्चे की जान लेंगे क्या, मतलब इतना काफी नहीं कि कमीशन को थोड़ा सा प्रोसीड करने दें। आप हसन साहब को भी भूल जाएंगे, हुसैन नवाज साहब को भी भूल जाएंगे, मियां साहब को भी भूल जाएंगे, और सबको भूल जाएंगे, मरियम साहबा को भी भूल जाएंगे। फिर सारा फोकस जो है ना वो किसी और तरफ चल पड़ेगा कि अच्छा ये वो साहब या साहबा थे जिन्होंने लंदन में 93-94 में बैठ के इन तमाम फ्लैट्स की इन्होंने डील की थी, इनके सिग्नेचर हैं, कुछ खत हैं, वो हसीनों के कुछ को क्या कहते हैं, वो एक है नहीं बुक जो है कि ना कुछ खतूत हैं, तो इस तरह की चीजें हैं जो ना वो बाद में आएंगी। ठीक है, जिस तरह से कमीशन की बात की आपने क्लास साहब, आमिर साहब पहले वज़ीर आज़म ने खुद खत लिखा था कमीशन बना दिया जाए, जब अब कमीशन बनने जा रहा है, बन चुका है ऑलमोस्ट, तो आप अपने जवाब दाखिल क्यों नहीं करा रहे? आखिर इसकी अब क्या वजह है? पहले भी तो कमीशन का मुतालबा था ना, अब भी वही है। इतने अरसे से देखे ना तैयारी हो रही है और अभी वो नहीं है। कल मुझे बताया गया है कि मरियम बीबी, ये खबर छप रही थी, मुल्क से बाहर नहीं है, वो यहीं पे हैं। अटॉर्नी ने कहा है मुल्क से बाहर। दूसरा मुझे अटॉर्नी जनरल साहब पे भी एक बात करनी है। ये बहस चल रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो ज़ाती उनके वकील हैं वो सलमान भट्ट साहब हैं, अशतर वो साफ अली क्योंकि अटॉर्नी जनरल है। अब ये बहस चल रही थी कि वो भी आज बीच में क्योंकि शामिल हैं, और ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये बड़ी थिन लाइन होती है कि वो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट के वकील होते हैं कि रियासत के, बड़ी थिन लाइन है दरमियान में। और मगर इस सूरत में ना ये गवर्नमेंट है ना रियासत है। प्राइम मिनिस्टर से नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब के जुमला कह दूं, उनके ऑफिस प्राइम मिनिस्टर होने का मुकदमा नहीं है, उनकी जाती जिंदगी का मुकदमा है। तो मुआवनत तो वो जाती बिजनेस का है, मुआवनत तो वो करें बिल्कुल अदालत की, मगर वो बिल्कुल उनके जाती उसके एसेट्स के मुतालिक जो है ना रोल में सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल छोड़ना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद आके लेंगे कि जब बिल क्लिंटन का झूठ बोलने पे ट्रायल हुआ था तो क्या जो अटॉर्नी जनरल यूएसए थे वो किसके साथ खड़े थे? वो बिल क्लिंटन की सपोर्ट कर रहे थे या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटॉर्नी के तौर पर उन्हीं का ही ट्रायल कर रहे थे, उन्हीं को ही बैठ के पूछताछ कर रहे थे? ये बड़ा की क्वेश्चन है जो बात आमिर ने की कि अटॉर्नी जनरल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसी पे सवाल वो बैठ के पर्सनल बिजनेसेस पे नहीं वहां था। उसके बाद जवाब दूंगा। इस सवाल का जवाब तो हम लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि जुबान पर और जहनों में इस वक्त छा रहे हैं, उनका भी जवाब हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब ने हमें भी ज्वाइन किया। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जाते हुए एक सवाल आमिर साहब के लिए क्लास साहब छोड़ चुके थे बिल क्लिंटन के हवाले। क्लास साहब ने बड़ा अच्छा मिसाल दी बिल क्लिंटन के। मैं इत्तफाकन उन दिनों वही था और मुझे ये मौका मिला है कि उसकी प्रोसीडिंग्स भी अटेंड करता रहा हूँ। अमेरिका के सिस्टम में और यूरोप के भी ये होता है कि उनके यहाँ अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है, और ये राय साहब हमारे साथ हमें गाइड कर सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी जो होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक होते हैं। हमारे यहाँ नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ताबे हो जाते हैं, और अटॉर्नी जनरल अक्सर इस तरह बिहेव करते हैं कि वो गवर्नमेंट के नहीं है, वो बल्कि रूलिंग पार्टी के मुलाजिम हैं। और क्योंकि अशतर साहब उनके ज़ाती वकील भी रहे हैं तो वो थोड़ा सा ना लाइंस ब्लर्ड हो जाती हैं यहाँ पे। पर मुझे ये नहीं पता कि जो कमीशन बनाया जा रहा है उनके पास अमेरिका में ये होता है कि ऐसे स्पेशल केसेस पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर वो लगा देते हैं। तो हो सकता है ये जो कमीशन बना रहे हैं तो जज साहब जो हैं वो एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर किसी भी टॉप वकील को, राजा साहब को कह सकते हैं कि जनाब आप जरा स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन जाएं। सही है, ठीक है। राजा साहब की तरफ हम जाएंगे क्लासेस साहब, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खास और एक अहम क्लिप मेरे पास मौजूद है। बहुत सारे जहनों में जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई गई कि आखिर मरियम सफ्दर, हुसैन नवाज, हसन नवाज की जानिब से जवाब क्यों नहीं दाखिल कराया गया। ये हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे कि जवाब क्यों नहीं दाखिल कराया गया, और अगर ये कमीशन के सामने आते तो उनका क्या जवाब होगा। वह पहले क्लिप देख लें आप।
मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीदा जो है। खास सऊदी अरब है, खास बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से है रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे। जिस प्रॉपर्टी की जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले जी पार्क लेन वाले मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं 2 भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं उनके। ये क्लिप हमने देखा। क्लासेस साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में खुद तस्लीम कर चुके हैं। कमीशन के सामने क्या जवाब होगा? इससे पहले कि हम सलमान अकरम राजा साहब की उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें, मुझे समझाएं कि बाकी छोड़ दें, कमीशन बन जाता है। उस कमीशन के आगे ये क्लिप जो है, वीडियो क्लिप जो है, इसको चलाया जाता है और इन तमाम लोगों को कहा जाता है कि जी इसको कोलैबोरेट कर लें, एक दूसरे हमें छोड़ें, बैठ जाएं और बैठ के ये जो कुछ आप कह रहे हैं इनको खुद कोलैबोरेट कर दें। अगर मुझसे पूछें इनमें से सच्ची बात किसने की है, मतलब अगर कसौटी खेली जाए कि इनमें से सबसे सच्ची बात किसने की है, चौधरी निसार ने। कि 20 साल पहले की जो बात की थी ना उन्होंने, ये 20 साल पहले से थोड़ा सा पीछे चले जाए, उस वक्त खरीदे गए। चौधरी निसार ने एग्जैक्ट बात की। सिद्दीकुल फारूक ने, वो तो 96 में रह रहे थे ना वहाँ पे सिद्दीकुल फारूक। लेकिन मैं समझती चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनकी बात में ज्यादा वजन है कि जो डॉक्यूमेंट्स अब आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, जिनके बकौल आमिर मतीन के मैं हवाले देता रहता हूँ मैं, उनके मुताबिक चौधरी निसार अली खान साहब सच बोल रहे हैं कि ये उसमें जदादें खरीदी गई थी, ये उस वक्त खरीदी गई थी 20-25 साल पहले की हैं, 93-94 की हैं। और डॉक्यूमेंट्स मेरी इतलात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी क्लासिफाइड टाइप की डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जो मेरा ख्याल कमीशन को रेफर करती है। मैं आपकी इजाजत से राजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। मैं ये जो टीवी के वेरियस इनके मुतजाद किस्म के इंटरव्यूज आते रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो इससे बिल्कुल मुबर्रा हो जाएं और वो कहें जनाब ये हम जो है ना ये पता नहीं उनके क्या तनाजुर था और हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं हैं, और कोर्ट में इसकी एडमिसिबिलिटी की क्या सूरत हाल है, किसका कितना वजन है, और कल को ये इससे मुकरी जाए सारे टीवी के इंटरव्यू से, तो उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए, बज़ाते खुद तो ये इंटरव्यू शहादत या सबूत नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है या होगी कमीशन के जरिए, वो एक कोई खालिस्तन फौजदारी नौयत की ट्रायल नहीं है। कमीशन का काम होता है एक रिपोर्ट मुरतब करना। कमीशन कोई मुजरिम किसी को करार नहीं देता, सजा नहीं देता। कमीशन की कार्रवाई एक तरह से इंक्विजिशन है, इंक्विजिटोरियल है, छानबीन वाली बात है। तो अपनी छानबीन में वो इन तमाम चीजों को कमीशन सामने रख सकता है। देखिए, अब इन बात जो आपने आज चला भी दी है, ये मुझे नहीं लगता कि जो मंडे को पीर के दिन जो जवाब दाखिल होगा उसमें सरासर ये कह दिया जाएगा कि हमारा इन फ्लैटों से, इन प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गालिबन ये कहा जाएगा कि बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन जिस हमने उनको खरीद के ये जराए, अब उन जराए को फिर देखना होगा कि क्या कानूनी नजर आती हैं, उनके हवाले से क्या तफसील बताई जाती है, क्या जवाब दिया जाता है। ये अब शायद मुमकिन नहीं होगा कि बिल्कुल दरे दस्त तैयार कर दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं या कभी थी ही नहीं। आपका मैं आज सुन रहा था मुख्तलिफ जगहों पे आपके कमेंट्स, तो आपने बड़ा आसान सा ही कर दिया। एक जगह आप कह रहे थे कि इस बात का इम्कान है कि बजाय इसके कि फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए या लंबी तफ्तीशें करवाया जाए, अदालत इनसे, कमीशन इनसे डायरेक्टली पूछ सकती है कि जनाब
आपने ये खरीदे हैं, आप खुद ही बता दें कि जनाब ये कहाँ से आपने खरीदे हैं, वो तो बड़ा आसान हो जाता है फिर। लेकिन बिल्कुल बात यूं ही है ना, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मतीन साहब आप घर में रहते हैं, ये आपने कैसे हासिल किया, मुझे शुबा है कि आपने डाला, तो आप अपना बैंक अकाउंट, अपनी सेल डीड, अपने टैक्स रिटर्न मेरे सामने रख देंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर अदालत ऐसा सवाल करे उसका जवाब देना पड़ेगा। या वो कहेंगे कि ये जवाब है, या अगर वो तकनीकी उज़र उठा लेते हैं और कहते हैं हम जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर उसके सियासी, कानूनी, अखलाकी मुज़मरात होंगे। जो भी कोई तासुर उभरेगा वो बहरहाल उभरेगा। लिहाजा अब सूरत हाल यही नजर आती है कि कुछ मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा, और वो मौक़िफ़ जो है अगर जानदार है तो सब सुरखियों की अदालत से बाहर आ जाएंगे, के सामने बात ठीक हो जाएगी। तो ये एक इम्कानात में बिल्कुल एक कभी इम्कान है कि अदालत सवाल करे, कमीशन सवाल करे और वो उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं। अच्छा सर, ये मुमकिन है कि जो अभी हमने गुफ्तगू सुनी है, आपने कहा कि इसकी एज सच कानूनी हैसियत नहीं है इंटरव्यूज़ की, अगर इनकी कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर हमें पैमरा किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत वो टीवी चैनल्स को बुला लेता है? नहीं, ये एक दूसरी बात है। देखिए, अगर आप किसी के हवाले से कोई इल्जाम लगाते हैं तो वो फिर हद तक के इज्जत के जुमरे में बात आ जाती है। और पैमरा का जो नहीं, वो तो सिविल लॉ है ना सर, वो तो डेफेमेशन एक्ट है ना। मैं पैमरा की बात कर रहा हूँ। फिर पैमरा किस कानून और कायदे के तहत टीवी चैनल्स को बुला लेता है कि जी आप इधर आए और बैठ के जो आपने, और हमारे क्लिप भी चलाए जाते हैं वहां पे सर, ये जिस तरह हमने चलाया। पैमरा का अपना कानून है। देखिए, वहां पे आके आप इनकार तो नहीं ना करते क्लिप से। जो भी अगर किसी को बुलाया जाता है तो वो इकरार तो करता है कि हाँ मैंने ये बात कही, तो वो बात शहादत की हद तक तो वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद उसके असरात और उसकी हकीकत और सदाकत की बात होती है। लिहाजा ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। किसी को फौजदारी कानून के तहत मुजरिम करार देने की जो सबूत चाहिए वो एक और नौयत का है, उसके लिए बहुत। अच्छा सर, आप एक बड़ा मशहूर ज़माना आपने केस लड़ा था, ISI असगर खान केस था, आपने बड़ी बहादुरी से वन मैन आर्मी की तरह आपने कोर्ट में केस लड़ा, और आपके मुखालफिन में बड़े दर्जनों वकील थे। असगर खान साहब को आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, बयान हल्फी पेश हुए, असद दुरानी साहब पेश हुए, जनरल बेग साहब हुए, यूनुस हबीब हुए, सारे लोग, आपको पता है सारा। उसमें यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पे भी ISI से पैसे लेने का इल्ज़ाम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें पेश हुई। 3-4 साल गुजर गए, नवाज शरीफ साहब को तो कुछ भी नहीं हो सका। उसके बाद भी कमीशन एक बना था इंक्वायरी का। इस कमीशन की फेट कहीं वही तो नहीं होगी कि अगर नवाज शरीफ साहब का उसमें ISI असगर खान केस में कुछ नहीं हो सका, जिसमें चीज़ें अदालत के रिकॉर्ड पे रखी गई थी, तो आप तो नवाज शरीफ साहब वैसे कह रहे हैं जी कि मेरा तो इसमें नाम ही नहीं है। आप देखते हैं कि कोई इसके बावजूद कुछ हो सकेगा? देखिए, ये तो अब मुस्तकबिल करीब में हमें पता चल जाएगा, लेकिन इस मामले की नौयत मैं समझता हूँ मुख्तलिफ है। ये एक तरह से बड़ा आसान मामला है। 2 फ्लैट खरीदे गए, उनकी खरीद का हाल बयान करना है। असगर खान केस में आप जानते हैं जो हसासियत थी, जो वो और नौयत की थी, और उसमें आपके देखिए कि जो बयान हल्फी आए वो उन लोगों के थे, जनरल असद दुरानी के, असलम बेग के, जो उस वक्त MI के हेड थे में, उनके हवाले से अदालत ने और रवैया अपनाया और कहा इनकी मुकदमे कायम करो क्योंकि ये मान चुके हैं। लेकिन जहां डायरियां और लोगों के बयान दिए गए थे सियासतदानों के हवाले से, वहां उन्होंने कहा कि तफ्तीश करो। लिहाजा ये फर्क वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ जो कमीशन बनेगा वो माजी के कमीशनों की तरह बिल्कुल रात की तारीकी में कहीं खो जाएगा, क्योंकि अब ये मामला बहुत वजाहत से सामने है। एक बड़ी सियासी जमात इसको लेकर खड़ी हुई है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका कोई मंतकी अंजाम होना होगा। मैं राय साहब आपसे 2 चीज़ें खास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि पहले ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की कफालत में मरियम बीबी को दिखाया गया है। आज उन्होंने अदालत में कहा कि नहीं जनाब, वो उनकी कफालत में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, उनके हवाले से एक जो लिंक जो हमें समझ आती है, प्राइम मिनिस्टर का लिंक जो बनता है उन फ्लैट्स के साथ, वो था कि जनाब उनका वो मरियम बीबी के थ्रू था कि वो उनकी कफालत में है और वो उसकी ट्रस्टी रही हैं। जबकि ये क्वेश्चन आता है कि बरतानिया में पता नहीं वो बेनिफिशरी ट्रस्टी थी या नहीं थी। ये इस पर थोड़ा रोशनी डालें प्लीज। देखिए, ये जो मामला है ना, वज़ीर किफ़ालत थी या नहीं थी, ये सिर्फ एक हवाले से अहम है। वो ये है कवानीन हैं उनमें जो गोशवारे दाखिल किए जाते हैं इलेक्शन के सामने, वहाँ अपने ज़ेरे किफ़ालत बच्चों की जो जायदाद है उसको भी दर्ज करना जरूरी होता है।
और कहा यह जा रहा है, गालिबन दुरुस्त होगा, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो घोषणाएं दाखिल किए उसमें उन्होंने मरियम बीबी के नाम जो जायदाद अब सामने आई बज़ाहिर जिसके हवाले से इल्जाम है उसको जाहिर नहीं किया, इसलिए उनको गलत गोशवारे दाखिल करने की वजह से खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इसकी किफालत या ना किफालत वाली जो बात है उसकी अहमियत है। लेकिन ये सवाल कि ये मरियम बीबी की मिल्कियत थी नहीं थी, ये भाइयों की मिल्कियत थी, वो सवाल अपनी जगह एक अलहदा सवाल के तौर पे कायम। बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत सारे हैं सलमान साहब जिनके जवाब जरूरी होंगे। इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हुई हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये कमीशन माजी के कमीशन जितने भी थे उनसे मुख्तलिफ होगा। बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और कुछ पंजाब में खासतौर पर स्मोक के हवाले से बात करेंगे कि फिजाई आलूदगी किस हद तक बढ़ चुकी है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्मोक के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब एक मुकदमा, एक जंग हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही थी। एक महाभारत सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी थी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा के मुद्दई आपस में भिड़ गए तो उनकी ज़ुबान जो अखलाकियात को बलाए ताक रखते हुए इस्तेमाल की गई, उस पर आप क्या कहेंगे? अखलाकियात खैर एक जुज़वी, हर बंदे की अपनी अखलाकियात होती है, हर मुआशरे की अपनी अपनी अखलाकियात होती है। दुनिया में अब 200 ममालिक हैं, 200 ममालिक की अपनी अपनी अखलाकियात हैं, डिफरेंट हैं। खैर एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सेम हमारी पार्टीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी अखलाकियात हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके जो तर्जमान हैं उनकी अपनी अपनी अखलाकियात हैं। मसलन मैं जल्दी से इसको वो करूँ, मैं जो आज हमने आज पहली ज़बान देखी है, खुर्रम गंडापुर साहब जो हैं, जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, हालांकि मेरी कोई लव लास्ट नहीं है उनके लिए। नईमुल हक साहब पता नहीं गुस्से में कई दफ़ा आ जाते हैं, बल्कि नईमुल हक साहब का मुझे याद आ रहा है, इन्होंने किसी टीवी शो में बैठे थे, गुस्से में आए थे, इन्होंने उठा के ना अपने अपोनेंट पे इन्होंने गिलास मारा था पानी से भरा हुआ। वो भी एक क्लिप इनका मौजूद है, किसी वक्त इजाज़त हो तो दिखा देंगे। लेकिन आज कम अज़ कम और पता नहीं इमरान खान साहब इतना कीमती हीरा कहाँ से ढूंढ के लाए जो उन्होंने अपने तर्जमान के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया हुआ है। कोई उनमें पॉलिटिकल कोई उनकी वो नहीं है, कोई इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती दोस्तियाँ हैं, पता नहीं क्या इनकी खिदमात हैं, वो एक अलहदा कहानी होगी, उन्होंने इमरान खान साहब उनसे खुश होंगे। अदरवाइज ऐसा बंदा इमरान खान के तर्जमान के तौर पर फिट नहीं होता। हैविंग सेड ऑल दिस, आज का जितना भी कसूर है वो खुर्रम गंडापुर साहब का है। हजूर मेहरबानी फरमाए, इतना गुस्सा जो है ना जितना आपके अंदर है और जिस तरह की गालियां आपने नंगी दी हैं, जिनको टीवी चैनल चला नहीं सकते, इनका रुख ज़रा किसी और साइड पे करें। जो आपने अपने 14 बंदे मरवा लिए, 100 लोगों को आपने गोलियां मरवा ली, आज आप संभाले नहीं जा रहे थे। इंतहाई गलत ज़बान इस्तेमाल किया आज उन्होंने। लेकिन तस्लीम नहीं करे, मैं एक जगह पे अच्छा उल्टा कह रहे हैं माफ़ी मुझसे मांगी जाए। अच्छे ज़माने में गंडापुर के लोग बड़े शुरफा में मशहूर होते थे, अब कभी इनकी शहद की बोतलें पे इशू आ जाता है, कभी गाली गलौज का मतलब है। अब देखिए मैं उनकी दीदा दलेरी पे देर भाई मुझसे भी गलती हो जाती है, मुझे मादरत करने में हर्ज नहीं है। मेरा ये ख्याल है अगर किसी को आज माफ़ी मांगनी चाहिए था इस कौम से मांगे, इन्होंने अदालत के आपने अहाते में खड़े होकर जो बात वहाँ मांगे, और सबसे बढ़ के इनसे मांगनी चाहिए, इनसे नईमुल हक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नईमुल हक को आज इन्होंने गलत और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है जो हम टीवी पे भी नहीं दिखा सकते। और दीदा दलेरी देखें कि कह रहे हैं मुझसे माफ़ी मांगी जाए, क्यों कि इनके साथ 4-5 हज़ार एक इनका कमिटेड एक क्राउड है, जब चाहें उसको सड़क पे ले आएँ, जब चाहें उसके बाद उनको वापस ले जाएं। तो खुर्रम गंडापुर साहब आज संभाले नहीं जा रहे थे। दैट वाज टोटली, मेरा ख्याल है एक उन तहरुल कादरी साहब जो है ना, रहीक अब्बासी जैसे लोग जो हैं जो ज़रा सॉफ्ट हैं, नरम हैं, उनको आगे करें। अगर उन्होंने खुर्रम गंडापुर साहब को रखा तो रही से अगर थोड़ी सी भी कोई बच गई है, आज वाले वाक़े के बाद मेरे दिल से तो कम से कम ये हुआ है कि नईमुल हक साहब को कुछ भी कहूँ मैं, उन्हें कुछ ज़्यादा अगेन आई वुड से आई डोंट रेट हिम। आज नईमुल हक ने बेहतर अखलाकियात का भी मुजाहरा किया है, उन्होंने बेहतर मेरा ख्याल है अपने कंडक्ट का भी इजहार किया है, एक बेहतर डिसेंट आदमी का इजहार किया है। गाली देने में कितनी देर लगती है सर, उन्होंने 5-6 खड़े गालियाँ दे दी। सो ये उनका मेरी हमदर्दी भी नईम साहब के साथ है। बस आयरनी ये है कि आज ये पीटीआई की मीटिंग हुई कि मीडिया पॉलिसी, हम अपनी मीडिया की स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए थी। पहले वो शीरीन बीबी जो है वो लड़ती रहती थी, नईम साहब के साथ आज खबर बजाय इसकी खबरों को डील करें वो खुद ही खबर बन जाते हैं। सो ये इनके वैसे मसले हैं, मीडिया आज उनका बिल्कुल नहीं था, मेरी हमदर्दियाँ हैं। बट हैविंग सेड दैट,
इनको अपने स्पोक्स पर्सन जो है ना उस पे और मीडिया स्ट्रेटजी पे पीटीआई का बहुत बड़ा मसला है, इनको हल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चीज हुई है, क्लासेस साहब बड़ा गलत मैसेज गया। आज हमने शाह साहब को भी तो देखा ना, ख्वाजा आसिफ साहब को भी हमने देखा, एक दूसरे पर लफ्जी काट उन्होंने वो बड़ा जरूरी था। आज तो एक मुझे अपने दोस्त उन पे बड़ा तरस आ रहा था जो हमेशा फ्रंट सीट पे होते हैं, दानियाल अजीज साहब, आज वो बैक सीट पे उनको खड़ा किया तो उन्होंने भी सुना कि 2-4 घुसान शुसान वहां चलाए हैं, मतलब धक्के शक्के उनको भी पड़े हैं, उन्होंने भी आगे धक्के शक्के दिए हैं। अब चौधरी साहब गुजर हैं बहुत बड़े, उन्होंने थोड़ा कोई उनको थोड़ी सी एल्बो करे और दानियाल अजीज साहब हमारे दोस्त जो हैं वो किसी को बख्श दें, उनके लिए वेल लेफ्ट नहीं है दानियाल, तो ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, आपके तो ज्यादा जाती दोस्त हैं। उनकी डिक्शनरी में उसमें उनकी डिक्शनरी में वेल लेफ्ट नहीं है, उन्होंने वेल लेफ्ट नहीं किया, कैमरे पे देख लें जिसने कि उन्होंने खड़े खड़े अपने साथ बराबर किया। अगेन हैविंग सेड ऑल दिस, शाहमूद कुरैशी साहब का मैं भी बड़ा क्रिटिक हूँ। अब ये ना समझा जाए कि मुल्तानी लिंक में बना रहा हूँ, सबको पता है आज उनके साथ भी ज्यादती हो गई है। मतलब आज कुछ ज्यादतियों का दिन था कि बेचारे कुछ लोग जो हैं कुछ जालिम थे, कुछ मजलूम थे, कुछ मजलूम थे। अब मतलब शाहमूद कुरैशी साहब ने आइडियली ठीक बात की और ख्वाजा साद रफीक साहब ने उनको मुहज़्ज़ब अंदाज में एक अच्छा जवाब दिया जो सियासी जवाब था। बात तो ठीक कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म को बचाने आ गए हैं, ये ज्यादती थी। इतना बड़ा वहाँ पे एक हुआ है 20 और ट्रेन हादसा जो हुआ है, लोग बेचारे बच्चे औरतें वहाँ पे अगेन मारे गए हैं, वहाँ पे डिजास्टर हुई है। एक रेलवे मिनिस्टर को वहाँ पे होना चाहिए था। चलो कुछ नहीं कर सकते, एक कंसोलेशन टाइप होते लोगों को, हमारा कल्चर है कि लोग खुश हो जाते हैं जी वजीर साहब आ गए हैं, अब शायद हमारे कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, दिलजोई हो जाती है। उसका उन्होंने साथ में ख्वाजा उन्होंने आसिफ साहब को ये कह दिया, ये कौन सी गलत बात कह दी कि हजूर वजीर आजम का तो रोज लड़ने आ रहे हैं केस, जो वहाँ पे इंडियन ये बॉर्डर पे शेलिंग से या उससे गोलाबारी से लोग वहाँ पे वो हुए, शहीद हुए, मारे गए हैं, हजूर एक विजिट वहाँ भी कर लें। ये दोनों की हिस्ट्री आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं। अगर मैं श्रीनगर से होके आया हूँ, श्रीनगर के लोग उनसे ज़्यादा शाइस्ता और मोहब्बत और गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। वो उन्होंने मुझसे पूछा श्रीनगर में, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ ये ख्वाजा हाउस होते हैं, हमारे यहाँ तो श्रीनगर में कोई ख्वाजा नहीं होता, जनाब के लिए इस्तेमाल होता है मिस्टर, तो ये ख्वाजा कौन होते हैं? ये कश्मीरी हैं। मैंने कहा जनाब ये वो कश्मीरी हैं जो अमृतसर के जरिए यहाँ आया, तो वहाँ पे दरमियान में विद ड्यू अपॉलजीज थोड़ी सी शाइस्तगी की कमी रह गई है। अच्छा मसला ख्वाजा आसिफ साहब वजीर हैं, मतलब अपोजिशन में इनकी हमने बड़ी बातें सुनी है, गलत सही चल जाता था। अब एक उसका ज़माने का सतम देखें, दोनों के जो उनके अबौ अजदाद हैं, दोनों के अबौ अजदाद वो जनरल जिया का एक राइट हैंड थे, एक लेफ्ट हैंड थे। मतलब गवर्नर सजाद ना कुरैशी जो हैं, इनके कुरैशी साहब के जो वालिद हैं ये गवर्नर पंजाब रहे हैं और जनरल जिया साहब इनकी मर्जी के बगैर चलते नहीं थे। और इनके बारे में मशहूर था, कोई काम लेके मुल्तानी बेचारा कोई सराइकी आता था कि साईं कोई काम करवाओ तो हाथ उठा देते थे अल्लाह करेसी या ब्यूरोक्रेसी करेसी या अल्लाह करेसी, ये मशहूर था इनके बारे में कुरैशी साहब। ऐसे ही ख्वाजा सफदर जो मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, जिनको यहाँ पे स्पीकर बनवाना चाहते थे अपने जनरल जिया साहब, और फ़खर इमाम ने उनको शिकस्त दी थी। तो दोनों की जो कोई ज़्यादा काबिल फ़खर हिस्ट्री नहीं है, ना शाहमूद कुरैशी साहब के अबौ अजदाद की है, ना ख्वाजा सफदर साहब की है एज फार एज मिलिट्री डिक्टेटर और सर्विंग द डिक्टेटर्स। अगर एक के अबौ अजदाद ने अंग्रेजों को सर्व किया है तो दूसरे के अबौ अजदाद ने जनरल जिया जैसे रुथलेस, पाकिस्तान में जनरल जिया से ज़्यादा रुथलेस डिक्टेटर नहीं आया, उन्होंने उनको सर्व किया। लिहाजा हजूर अगर उन्होंने कह भी दिया था कि जी अंग्रेज़ों की उन्होंने लिया है मज़ारू, बातें ठीक है ख्वाजा साहब की, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बातें की, दोनों बातें ठीक हैं, अंग्रेज़ों से जदादें भी ली हैं, वो मज़ारों की कमाई भी शायद वो लेते होंगे औकाफ के जरिए। उन्होंने कहा कि हम कब्रों की कमाई नहीं खाते। अच्छा लेकिन ये भी तो उस महकमा औकाफ का काम है ना, सदीकुल फरूक साहब एक नोटिस उनको भी तो जारी कर दें कि जनाब के कुरैशी साहब ये आपके मज़ारों की जो कमाई है ये तो हमें आनी चाहिए। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिल्ली से लाहौर तक जो जहरीली फिजाई आलूदगी की चादर तन गई है उस हवाले से भी बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। स्मॉग के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, इसकी क्या वजह है? कुछ अवामिल ये कहते हैं कि लाहौर की खुदाई इसकी वजह है, बाज़ लोग कहते हैं कुछ और भी ऐसे अवामिल है जिनकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। बड़ा आसान सा केस है। इस वक्त देखें दिल्ली से लेके ये पिंडी तक जो है ना दरमियान में पूरी बेल्ट के ऊपर ये स्मॉग है। स्मॉग जो है वो स्मोक और फॉग
दोनों का एक वो कचरा इम्तिजाज है। और उसका इम्तिजाज है, उससे स्मॉग लफ्ज़ निकला है। और ये लंदन की स्मॉग मशहूर होती थी, ये उस ज़माने में पिछले सदी की बातें हैं। मगर इस सदी में भी ये हाल है कि इस वक्त जो है 14 बंदे हलाक हो चुके हैं, कई 100 ज़ख्मी हो चुके हैं, पूरी मोटरवे और सड़कों पे ट्रैफिक जो है बिल्कुल महाल हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं क्योंकि इसके अंदर जहरीली गैसें हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सारी हैं जिसके बहुत मुज़र असरात हैं। मुझे इतनी तकलीफ़ की बात यह थी कि आज पंजाब गवर्नमेंट का एक इश्तिहार छपा है जिसमें उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम ट्रांसपोर्टेशन के मसले हल करेंगे तो ये भी हल होगा। बड़ा उसको अंडरमाइन करके बिलिटल किया गया है कि ऐसा इशू नहीं है। भाई साहब ये बहुत बड़ा इशू है, इसके मतलब 2 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो इंडियन पंजाब में ख़ास तौर पर और हमारे यहाँ भी गंदम की कटाई पहले हाथ से होती थी तो वो भूसा भी निकाल लेते थे, अभी क्योंकि हार्वेस्टर से होती है तो वो उसके बाद जो भूसा छोड़ देते हैं तो लोग उसको फिर किसान जो है जला देते हैं। वो जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा आसमान में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इंडियन पंजाब में, हरियाणा में उन्होंने कानून बना लिए हैं और उस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा, कानून तो दूर बनाने की बात है, इसका जिक्र भी नहीं हो रहा। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से स्मॉग लाहौर में हो रही है वो ये है कि इस ऐसे मौसम में हवा रुक जाती है और नीचे क्योंकि ज़मीन पे ओस होती है तो जो वो आपके जो एमिशंस हो रहे होते हैं वही वहीं रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर की रिंग रोड पे वो जो री रोलिंग फैक्ट्रीज हैं जो है उनमें से कोयला जलाया जा रहा है और वो कोयले के जलाने के जो भी मुज़र असरात हैं वो फैल रहे हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे, वो ओस की वजह से और हवा के ना होने की वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द ही हैं। तो हर बंदा जो सूंघ रहा है तो वो उसके अंदर वो जहर आलूदा भी हैं, वो कैंसर के उसके अंदर जरासीम भी मौजूद हैं। तो इसलिए बड़ी मुज़र सूरत हाल और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। इतना लाइटली ना खुदा के लिए पंजाब गवर्नमेंट ले। सीके जिसने कोयले की बात की, क्लासेस साहब माहिरीन तो पहले ये खदशा जाहिर कर चुके हैं जो कोयले के प्लांट से उनको लगाने से गुरेज किया जाए, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फिजाई आलूदगी हो सकती है। उसके बावजूद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कोयले के प्लांट्स बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। मैं उस पर कोयले के प्लांट पे मुझे दोबारा याद कराइएगा, मैं अगर भूल जाऊँ। मैं थोड़ी सी और बात पे पहले जाना चाहता हूँ। पहले तो मोटरवे वालों से पूछना चाहिए, ये जो एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें बेचारे गाड़ियों के टकराव हुए हैं और वो मारे गए हैं, जब आपको पता है कि ये इस तरह की फॉग आ रही है तो आपको उनको बंद कर देना चाहिए था मोटरवे को, रादर देन लोग। अच्छा हमारे लोग भी, हम भी अल्लाह के फजल से ना पूरे हम लड़ने मरने पे तुल जाते हैं। कोई पुलिस वाला रोक दे आपको कि आगे नहीं जाना, हम फिर भी जाएंगे, हम जाएंगे, मर जाएंगे। पुलिस वाले की बात नहीं हम ये मानेंगे क्योंकि वो हमने ये समझ लिया कि पुलिस वाला हमें जो भी कहेगा ना हमने इसको उलट करना है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। पुलिस की परसेप्शन बन गई है या पुलिस ने अल्लाह के फजल से जैसे आप जो उन्होंने मार पीट की है उनका इमेज बन गया कि जो पुलिस वाला कहने हमने उलट करना है। एक तो मोटरवे वालों की मेरा ख्याल जवाब तलब भी होनी चाहिए, जो मोटरवे का कह रहे थे एक्सीडेंट हुए कि आपको बंद कर देना चाहिए था, आपका अगेन 13 जाने वहाँ पे गई। एक चीज़। दूसरा आप ये देखें कि पंजाब में और सिंध में हमने देखा है ज़्यादा कि फ्री फॉर ऑल एक्सीडेंट्स की आपने रेशो देखी है। अभी हमने देखा रहीम यार खां में बसों का टकराया हुआ, 30-40 लोग मारे गए। हम ट्रेनों के देख रहे हैं, हम यहाँ पे डेली बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे मियाँ वाली साइड पे बहुत बड़े हुए हैं। कोई यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है कि कौन से ड्राइवर हैं, 8 घंटे की उसको स्लीप मिल रही है नहीं मिल रही, उसको किसने लाइसेंस जारी किया है, कितनी ट्रेनिंग के बाद किया है। मैं अभी ना रिसेंटली यूएसए में था तो इस वजह से फ्लाइट वहाँ पे रुक गई है, पूरे का पूरा ऑपरेशन उन्हें बंद करना पड़ गया है कि उन्होंने कहा जनाब कि जो घंटे उसने उनका जो पायलट था जितने घंटे उसने चलाने थे चला लिए, उसको कानून के तहत इजाज़त नहीं थी, पायलट मौजूद था और जनाब पूरी की पूरी उनकी सर्विस उनको मुअत्तल कर दी गई कि ये पायलट तो नहीं उड़ा सकता। उन्होंने कहा जनाब कल सुबह जाना पड़ेगा, फिर कोई कहीं से एक पायलट ढूंढ के लाए। अच्छा। और जो पायलट जिसको उन्होंने आके ऑफलोड किया था या उसको हटाया था वो पायलट बैठ के गया जहाज़ में पीछे सीट पे, उसको उन्होंने चलाने नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ दुनिया में इंसानी जानों को कितनी कदर की जाती है। यहाँ पे बसेस का उनके ड्राइवर्स, उनके कंडक्टर्स, उनके हेल्पर्स, कोई पता नहीं है। 16-16 घंटे फिर तेज रफ्तारी का है कि आपने पहुंचना है, आपने पहले पहुंचना है। हमने 4 घंटे में पहुंचा दिया, हमने 2 घंटे पहुंचा दिया। आप इंसानों को ना बिल्कुल मतलब इस तरह जानवर भी नहीं मरते था वे, आप उनकी बुचरिंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कोई पुलिस आपको नजर नहीं आती, कोई महकमा नहीं नजर आता। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोते रेडी वाला जो उठता है वो आके ट्रक चलाना शुरू कर देगा, वो गाड़ी चलाने डाले चलाना शुरू कर देगा। एक चीज अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, लाहौर में क्या हुआ है अभी सहीवाल की तबाही पे, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फिर करेंगे कि ये इकोनॉमिस्ट की ये उसकी दिसंबर 2014 के इशू की रिपोर्ट है कि चाइना में हर साल ये कोयले की कोल पोल्यूशन की वजह से 5 लाख लोग मारे। ये मैं नहीं कह रहा,
ये चाइना का दिसंबर 2014 का इशू है। और चाइना अपने तमाम जो आपके कोल प्लांट है मोस्टली बंद कर रहा है, वो न्यूक्लियर पे जा रहा है। और जितनी ऑब्सोलीट वहां की टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ तबले मारते हुए, झुमरे डालते हुए, ढोल बजाते पाकिस्तान में ला रहे हैं। आपने सियालकोट में 1200 एकड़ की जरी जमीन, ये क्यों डिजास्टर आ रही है आपके एनवायरमेंटल, ये मजीद बढ़ेंगी। ये तो अभी आपका स्टार्ट है कि 1200 आपने जरी जो जमीन है उठा के आपने कोल प्लांट लगा दिया, साहिवाल जैसे एक जरखेज जमीन पे लगा दिया। वाले ने कोई भी नहीं। अच्छा आगे देखें, ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, आप डिजास्टर देखें कैसे आएंगे। बहावलपुर में डीएचए बन रहा है, 12,000 एकड़ जमीन डीएचए ने वहां ले ली, एग्रीकल्चर जमीन। खुदा का खौफ करें कि आप किस साइड पे चल निकले हैं। अपनी जरखेज एग्रीकल्चर जमीन है, खुली स्पेस, उनको डिजास्टर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एनआरसी का ये स्कैंडल याद होगा केस, तारिक फजल चौधरी साहब नहीं संभाले जा रहे किसी से, वो गए थे, उन्होंने कहा जो हजारों एकड़ एनआरसी की जहाँ रिसर्च की जमीन पड़ी है, इसमें हमने हाउसिंग सोसाइटी बनानी, हमें दे दें। इस्लामाबाद के लिए तबाही की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर की तबाही की जो दास्तान है वो मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब से सुने। इन्होंने दरख्त काटे, इन्होंने खुदाइयाँ की, इन्होंने ट्रेनें चलाई, इन्होंने वहाँ पे बसें चलाई। मैं उस वक्त भी कह रहा था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लाहौर की तरक्की एक दिन इसी की अपनी दुश्मन बन जाएगी। आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ को नहीं एड्रेस कर रहे, आप यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसको एड्रेस नहीं कर रहे, आप उसकी गरीब अमीर इलाकों के दरमियान तफरीक बढ़ा रहे हैं। आपकी अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया, लाहौर एक मॉडल बन गया है। पूरे पंजाब के गरीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जैसे, और यहाँ के नॉर्थ से सारे लोग अपने बीवी बच्चे अपना सामान उठा के लाहौर को ट्रांसफर हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा इनसे आमिर साहब से लाहौर की तबाही शहरों में होती है, लेकिन ये कौन सी तरक्की जहाँ पे माहौलियाती इश्यूज को मद्देनजर रखा ही नहीं जाता। ये और सीबेट से बाहर नहीं निकलते। प्लानिंग के लिए एक दुनिया भर में एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। ये जो प्लानिंग डिवीजन में वहाँ पंजाब में बैठे हुए हैं, यहाँ हसन इकबाल साहब है, ये बिट्स एंड पीसेस में हेयर एंड देयर वो कर देते हैं। एक पूरा एक सर्कल होता है। होलिस्टिक से मुराद ये होती है कि आप एनवायरनमेंट भी आप देखते हैं, आप बाकी चीज़ें पॉपुलेशन भी देखते हैं, फिर सारी एक चीज़ें सारी एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनको बस ये है कि जी मेट्रो बना दो, ऑरेंज ट्रेन बना दो। भाई साहब गाड़ियां और ज्यादा सड़कों पे आती जा रही हैं, एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, दरख्त भी काटे जा रहे हैं। लैंड के ऊपर जो है कोल आगे और आ रहा है। ये ऑलरेडी ये जो रिंग रोड के इर्द गिर्द री रोलिंग मिल्स हैं लाहौर में, बिल्कुल वहां पर ज्यादा हुआ है क्योंकि वो सारा अखराज कोयले के जलने का हो रहा है और वो कोई ईपीए नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह की बात ईपीए सिर्फ इसलिए बनाई गई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, कि वो अमीर लोगों को रिश्वत खा के लाइसेंस बस दे, जिसने लेना है जाके ले ले। उसका काम के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और वहाँ लाइसेंस दे जहाँ नहीं है। और ये क्लास साहब जो रोते रहते हैं दुनिया भर में, हाई राइज इस्लामाबाद में बना दें यार, ये ज़राती ज़मीन बस करें। और ये ठीक है, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमें दें कि हमने साहिवाल में कोल प्लांट लगा दिया। जब ये बनेगा और वहाँ से लेके समंदर से लेके पूरा साहिवाल तक कोला छिलकता जाएगा, देखा जाएगा। और फिर जो बर्निंग होगी, उनके पता नहीं कौन से प्लांट ला रहे हैं ये चाइना से, ये नहीं पता कि वो वाले प्लांट ला रहे हैं जो कि बीजिंग की जिसकी स्मॉग होती है, या अच्छे दुनिया में प्लांट मिलते हैं जिनकी कम पोल्यूशन है। मगर ये एक इशू है और इसको खत्म करना पड़ेगा, इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। यहीं से अंदाजा लगा लें कि लाहौर की सड़कें सिर्फ कुशादा करने के लिए 2500 के करीब दरख्त हुकूमत की जानिब से कटवाए गए हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।